कि हम कैसे समझे हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, वो बोन लॉस की तरफ बढ़ रही है, हमारे शरीर के कुछ ऐसे बदलाव, संकेत या लक्षण जो हमें इस चीज की तरफ इशारा कर सकता है। हल्की सी एक्सरसाइज की आपने से 1 किलोमीटर वॉक किया, आप यू आर टायर्ड, आपका बोन्स दुखने लगा, तो इट मीन्स योर बोन्स वीक है। आपको बैक पेन हो रहा है, आपको कुछ ज्वाइंट पेन भी हो रहा है, चलने से हो जाता है, मीन्स आपकी हड्डियां वीक है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको फ्रैक्चर हो गया, गिरने से फ्रैक्चर हो गया, रिस्ट फ्रैक्चर, कहीं भी फ्रैक्चर, तो ये श्योर शॉर्ट डायग्नोसिस है कि आपकी हड्डियां कमजोर हैं। तो इस तरह की जो लाइफस्टाइल है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है और आप थोड़ा सा भी चल रहे हैं तो आपकी ऐसी हालत हो जा रही है कि पेन किलर खाने की नौबत आ रही है, क्या इससे हमें समझ में आ सकता है कि हमारी हड्डियां कितनी ज्यादा प्रभावित हैं इन सब चीजों से? अगर आप ऐसे वीक, आप सोचते हैं कि आप वीकेंड पे जाके बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं या जिम कर सकते हैं, या एक दिन एक्सरसाइज से करने से कुछ होगा, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। बोन के लिए कोई ऐसा ब्लड टेस्ट है या टेस्ट है जिसे डिटेक्ट करके पता किया जा सकता है कि हमारी हड्डियों की हेल्थ कैसी है? बिल्कुल है। सीरम कैल्शियम, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम विटामिन D3, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल T3, T4, TSH एंड पैराथार्मोन लेवल्स। तो किस उम्र के बाद हमें सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देने चाहिए? क्या सही तरीका है लेने का? किन लोगों को जरूरत है सप्लीमेंट्स लेने की? देखिए, कैल्शियम का जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉर एवरी पर्सन, वेदर यंग और ओल्ड, है ना, सबके लिए जरूरी होता है। इसी के साथ साथ जैसे विटामिन D3 है, विटामिन D3 का जो वो है 1000 है ना पर डे होना चाहिए, 1000 पर डे होना चाहिए। लेकिन अगर डेफिशिएंसी होती है तो देन 60,000 का टैबलेट फॉर्म में आता है, वो आपको वीकली लेना होता है। आपको पता है इंडिया में हर साल लाखों लोग बोन लॉस का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं लगता। और ये पता तब चलता है जब एक उम्र क्रॉस करने के बाद उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि छोटे मोटे चोट से हड्डियां तुरंत फ्रैक्चर होने लगती हैं। स्टडीज की माने तो 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद हर 5 में से 1 महिला को और हर 3 में से 1 पुरुष को आगे चलकर कभी ना कभी बोन लॉस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करने का जो चांसेस हैं वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारी हड्डियां होती हैं ना, वो हमारे शरीर का फाउंडेशन होती हैं। अगर हमने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो इससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां भी पनप सकती हैं। इसीलिए भी हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है सो दैट हम इसमें आपके हड्डियों के बारे में, हमारे हड्डियों के बारे में, बोन हेल्थ के बारे में ज्यादा चीजें जान सके, समझा सके। क्या होता है बोन लॉस के सिम्टम्स, इसको सही करने के लिए क्या किया जा सकता है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, इन सब पर बात करेंगे आज के सेशन में। तो इस टॉपिक पर हमारे लिए बात करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एल तोमर, जो कि वाइस चेयरमैन और यूनिट हेड हैं ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस सेशन में जो भी हम बोन लॉस के बारे में बातचीत करेंगे वो बेहद आसान भाषा में उनको समझा सके। सबसे पहले लोगों को लगता है बोन लॉस का मतलब है कि हड्डियां या तो गल रही हैं या खोखली हो रही हैं या बचेंगी ही नहीं, और खास करके लोग इसको ना ज्यादातर ओस्टियोपोरोसिस से रिलेट करके देखते हैं। तो प्लीज एक बार हमें, हमारी जनता को आम भाषा में एक बार बता दीजिए, सिंपल लैंग्वेज में, कि बोन लॉस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखिए, बोन लॉस का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि हड्डियां बनती और घुलती रहती हैं। हड्डियों का बनना और घुलना एक प्रोसेस है साइंटिफिक। हड्डियां सेम स्टेज में नहीं रहती हैं। तो अगर हड्डियां वीक हो रही हैं तो हड्डियां वीक होने की बहुत सारी वजह होती हैं, जो कि एडवांस स्टेज अगर जब हो जाती है कि स्टेज के बाद में, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो सारी बोन वीकनेस ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती, उससे पहले की स्टेज ऑस्टियोपीनिया भी होती है, बोन की वीकनेस भी होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस तो एडवांस स्टेज है। हाँ। एडवांस स्टेज का मतलब जब हड्डियां इतनी वीक हो जाती हैं कि फ्रैक्चर होने का रिस्क बन जाता है, तब ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ओके। बोन लॉस क्या एक उम्र क्रॉस करने के बाद आजकल की हमारी जैसी लाइफस्टाइल हो चुकी है, आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगा? बोन लॉस बहुत मेजर पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला है। एक एज के बाद तो ऑस्टियोपोरोसिस होता ही है। लेडीज में मीनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हार्मोन्स की वजह से होता है, लेकिन बहुत ही यंग एज में भी होने लगा है। व्हेन
एट द एज ऑफ 30 इयर्स, यंग एज में भी ये होने लगा है, जो कि डाइटरी कंसर्न से या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है। बिल्कुल। तो ये बोन की वीकनेस किसी एज में भी हो सकती है, उसका एज से कोई वो नहीं है, हालांकि ओल्ड एज में तो होता ही होता है। आपके ओपीडीज में ज्यादातर जो लोग हैं वो बोन लॉस के जो सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं या जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, तो आपको उनको देख करके लगा कभी कि पहले के मुकाबले में जब आपने शुरू किया था तो हो सकता है उस टाइम केसेस कम आते हों, आज इतने केसेस क्यों बढ़े हैं, इसके पीछे कुछ कारण है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है आपने। आजकल केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जो बोन की जो वीकनेस है, देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास तो बोन की वीकनेस वाले केसेस आएंगे ही। आजकल केसेस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि जो आज का जो लाइफ स्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, डाइटरी पैटर्न है, फूड का जो क्वालिटी है, जंक फूड है, टू मच ऑफ टी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू वीकनेस ऑफ बोन्स। तो बोन्स की वीकनेस के ये जो कारण है, स्मोकिंग उनमें से एक है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से यंगर जनरेशन में भी ये केसेस दिखाई पड़ते हैं। और एल्डरली पॉपुलेशन जो हमारे पास आती है, जो आर्थराइटिस से रहती है, अगेन उसमें एक्सरसाइज भी नहीं होता है या हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस केस है। तो हमारी ओपीडी में लगभग 80% पेशेंट, चाहे वो किसी और वजह से आए, पर उन्हें बोन का वीकनेस किसी ना किसी फॉर्म में हो गई। आपने जैसे कॉजेस की बात की, जैसे लाइफस्टाइल की बात होती है इसमें बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर के लोगों के मन में ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सच में क्या इसकी वजह से हड्डियों पर हमारे कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। जैसे 9 to 5 जॉब वर्कर्स हैं, तो सबके हाथ में एक कप कॉफ़ी रहती है, आइदर इट शुड बी ब्लैक कॉफ़ी, नॉर्मल कॉफ़ी, बट रहेगी। तो ये जो ब्लैक कॉफ़ी है या नॉर्मल कॉफ़ी भी है, क्या ये हमारी हड्डियों के लिए सही है या नहीं है? देखिए, किसी तरह के भी कैफीन प्रोडक्ट्स हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है। और एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एनीथिंग, चाहे वो हेल्दी भी है, अगर कैल्शियम भी आप एक्सेस में लेंगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर बोन हेल्थ। रही बात आपके लाइफ स्टाइल की, जो यंगर जनरेशन आजकल जो आपका सिटिंग जॉब है फॉर लॉन्गर आवर्स, दैट ऑफ कोर्स इज वन रीजन, वो एक वजह है। और इस सबसे ज़्यादा जो केस देखने में आ रहे हैं आजकल, वो जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, तो वर्क फ्रॉम होम में वो बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, लॉन्ग सिटिंग आवर्स है एंड नो ब्रेक्स। इससे पहले कम से कम ऑफिस आवर्स में इंडिविजुअल कुड हैव टेकन ब्रेक्स, छुट्टी ले लेते, बीच में थोड़ा घूम लेते थे, टहल लेते थे, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल टू मेंटेन दी बोनी हेल्थ। खड़े होकर चलना every after 1 hour, say for about 4-5 minutes, it is mandatory for all workers in sitting jobs. मैंने अभी तक जितने पॉडकास्ट वगैरह किए हैं ना, सारे डॉक्टर्स की एक कंप्लेंट रहती है, वर्क फ्रॉम होम। उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ये है कि जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ गई है, बॉडी में मूवमेंट कम हो गया है, लोग चलते फिरते नहीं हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, पॉस्चर खराब है, सबसे ज़्यादा असर हमारी हड्डियों पर पड़ता है। आप अगर किसी ऑडियंस को मतलब ये चीज़ एडवाइस करना चाहेंगे जो सच में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप ऑफिस नहीं जाते हैं, कैसे अपनी हड्डियों को सही सलामत रखें, क्या ऐसा करें जिसकी वजह से बोन लॉस होने के चांसेस कम हो जाए? देखिए, अगर वर्क फ्रॉम होम आपका है तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि आपकी जो चेयर और जो वर्किंग स्टेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पोस्चर्स करेक्ट नहीं है, कभी आप लेट गए, कभी टेढ़े बैठ गए, तो पोस्चर्स बोन्स की हेल्थ को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है। और वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन भी हैं आप, तो एटलीस्ट बैठे रहने से आप खड़े हो सकते हैं, आप थोड़ा एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर बैठने का ही काम है तो एवरी आफ्टर 1 hour 5 to 10 minutes के लिए वॉक करना या स्ट्रेचिंग करना या किसी टाइप की भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट योर बोन्स। दूसरी बात ये होती है, अगर बैठने का ही काम है तो आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। सनलाइट का थोड़ा बहुत एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। तो उस तरीके से ध्यान रखें और बैठे बैठे जो कैफीन और कैफिनेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन कम मात्रा में करें। अभी ना
हाल ही में FSSAI ने ना जितने भी मार्केट में बिकने वाले एनर्जी ड्रिंक्स है, सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स, उन सब पे बोला है कि आप जो ये क्लेम करते हैं नाम लेबल बेच करके कि एनर्जी ड्रिंक्स है, बट उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है जो आपको एनर्जी दे। हाईली कैफिनेटेड, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स रहते हैं, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। हमारे यंगर जनरेशन में इस तरह के जो ड्रिंक्स है, फिजी है, शुगरी ड्रिंक्स है, या एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे जो चीज़ें बेची जा रही है, अथाह बिक रही है। मतलब मार्केट में इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बिकती हैं, और आजकल तो नो शुगर, विदाउट शुगर, नो एडेड शुगर करके भी ये सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। क्या ये जितने ड्रिंक्स हैं ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। जितने भी ये एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, जो इस तरह की, चाहे वो जूसेस हो या वो कुछ भी है, वो कुछ भी क्लेम कर रहे हैं, दे आर नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर योर बोन्स, बोनी हेल्थ एंड अदरवाइज ऑल्सो। क्या मतलब अफेक्ट करते हैं वो हमारे बोन पे? ये जितने भी हैं, ये एडवर्सली बिकॉज इनके अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है विच विल हेल्प यू, राइट। एंड ये जो इनकी आयनिक जो लेवल है, वो बोन्स को ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रोन करता है। और भी जो इनके एडेड केमिकल्स हैं, वो भी किसी अलग अलग तरह की बीमारियों को पैदा कर सकते हैं, जिसमें कार्डियक के एलिमेंट्स भी हैं, जिसमें आपके लीवर के एलिमेंट्स भी हैं, जिसमें आपके इवन कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स भी हैं, तो कार्सिनोजेनिक भी हैं। तो ये सारी चीज़ तो जो मार्केट से इस तरह से मार्केटिंग वाली चीज़ें, इनको तो अवॉइड ही करना चाहिए। जो भी ड्रिंक्स लेने हैं वो आइडियली होममेड ड्रिंक्स लेने चाहिए। फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, तो होममेड ड्रिंक्स लेने चाहिए। ये मार्केटिंग वाले जो ड्रिंक्स हैं, जो कैफिनेटेड एरिएटेड ड्रिंक्स हैं या एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इन्हें तो हर कॉस्ट पे अवॉइड करना चाहिए। आपने कहा ना इसमें जैसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अभी हाल ही में इस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स में से पाया गया है कि कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उसको लेकर के एक PR पूरा चला। क्या चला PR? कि एक कैन पीने से नहीं होगा कैंसर। अगर आप एक दिन में 20 कैन पिएंगे तब जाकर के आपको 1% कैंसर होने के चांसेस होंगे। तो इस तरीके से उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया जा रहा है, और लोगों के माइंड में ये फीड किया जा रहा है कि नहीं, आप इसको पी सकते हैं, कैंसर होने के चांसेस इतने हैं। बट कैंसर होने के चांसेस तो हैं, आपकी पूरी बॉडी हेल्थ खराब तो हो ही रही है उससे। तो एक मैसेज हमारे उन यंगर जनरेशन के लिए भी प्लीज दे दीजिए जो इस तरह के ड्रिंक्स पर हेविली मतलब डिपेंडेंट है, बिना उनके दिन की शुरुआत या दिन का अंत इन ड्रिंक्स को पिए हो ही नहीं सकता। देखिए, ऐसा है कि ये जितने भी ड्रिंक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक ड्रिंक लेके रह नहीं सकते, क्योंकि ये एडिक्टिव है। Exactly. ये एडिक्टिव है। अगर आप एक लेंगे तो दूसरा लेने का मन करेगा, और उस एडिक्शन के कारण आप यू विल नॉट बी अवेयर कि आप कितना ले चुके हैं। तो ये तो बात उसकी लिमिट, उसकी क्वांटिटी की हुई। और दूसरी बात ये है कि ये जितने भी ड्रिंक्स हैं, एरिएटेड एनर्जी ड्रिंक्स, और ये सारे, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता ही है, चाहे वे कितने भी शुगर फ्री हो, और इनके न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, व्हाटएवर दे आर कंटेनिंग, कुछ तो है ही उनके अंदर जो भी है, तो वो सारे हार्मफुल है। वो किसी ना किसी फॉर्म में चाहे वो हार्ट को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो लिवर को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो बोन हेल्थ। तो बोन हेल्थ को तो जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं वो इफेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ आयनिक दिस थिंग। उनका जो pH लेवल है ना, उस pH पे अगर आप कोई भी ड्रिंक्स लेंगे तो वो बोन्स को ऑस्टियोपोरोटिक करेंगे। ठीक है। तो हमने जैसे ड्रिंक्स की बात की, कैफीन की बात की, कैफीन में हमने कॉफ़ी की बात कर ली डॉक्टर, लेकिन इंडियंस का एक जो अल्टीमेट लव है चाय, उसके बारे में नहीं बात की। मुझे लगता है मोस्टली हाउस होल्ड्स में ना दिन की शुरुआत चाय के बिना नहीं होती है। तो क्या चाय भी हमारी हड्डियों के लिए उतना ही खतरनाक है? चाय भी बिल्कुल कैफीन प्रोडक्ट्स में ही आता है। और बात यही आती है ना कि आप एक चाय, इतना एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप 10 कप चाय पिए। लेकिन आपकी हैबिट ऐसी हो जाती है कि अगर आपके पास टाइम है तो यू कीप ऑन टेकिंग, है ना, सिप्स ऑफ टी, है ना, 5 टी 10 टी, आप 1 कप चाय पी लीजिए, सो इट विल बेनिफिट यू, मे बेनिफिट यू। बट अगर आप 10 कप चाय पियेंगे तो उसे तो कोई भी बेनिफिशियल नहीं बता सकता। तो चाय भी उसी तरह से कोई हेल्दी ड्रिंक्स में नहीं आता है। सेम जो आजकल प्रोसेस्ड फूड्स चले हैं, आई एम श्योर आप तक भी पहुंचे होंगे ऐसे प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट रहते हैं, इंस्टेंट फूड्स, जैसे छोले है, राजमा है, रोटी है, इवन सब पैकेट्स में आ रही हैं, आधी पकी हुई रहती हैं। आप उसको बस हल्का गर्म करिए, आपका पूरा जो सब्जी है, चावल है, रोटी है, सब रेडी। ये इस तरह के रेडी टू होम जो प्रोडक्ट्स है, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारी हड्डियों के लिए? देखिए, इसमें
किसी भी फूड प्रोडक्ट को टाइम तक वो बनाने के लिए, एडिबल रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव तो मिलाना ही डालना ही पड़ेगा। पड़ता है, तो वो exactly. जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, यू डोंट नो द नेचर ऑफ दोज प्रिजर्वेटिव्स। आपको नहीं मालूम है किस तरह का प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाया हुआ है, और किसी तरीका भी प्रिजर्वेटिव है वो बोन्स को या आपकी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जोर दिया जाता है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं तो होममेड लेने चाहिए, रेडी टू ईट लेने चाहिए। ऐसे प्रोसेस्ड फूड या जो प्रिजर्व्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। इसी में ना एक और चीज़ है डॉक्टर कि जैसे आजकल की जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गई है, मूवमेंट एकदम ना के बराबर है। दिल्ली एनसीआर के खास करके लोग वीकेंड्स पे पहाड़ों पे चले जाते हैं अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए है। वहां जाकर के पता चलता है कि फिजिकल हेल्थ भी खराब है। 10 कदम पहाड़ में चलने में उनकी सांस फूलने लगती है, हालत खराब होने लगती है। वापस आते हैं तो हड्डियों का दर्द, जॉइंट्स पेन, बिना दवाई खाए 2 दिन गुजारा नहीं होता और ऑफिस नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह की जो लाइफस्टाइल है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है और आप थोड़ा सा भी चल रहे हैं तो आपकी ऐसी हालत हो जा रही है कि पेन किलर खाने की नौबत आ रही है। क्या इससे हमें समझ में आ सकता है कि हमारी हड्डियां कितनी ज्यादा प्रभावित हैं इन सब चीजों से? बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि अगर पहली बात तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से हड्डियां कमजोर होती हैं, ये तो वेल नोन फैक्ट है, सभी लोग जानते हैं। और अगर आप ऐसे आप सोचते हैं कि आप वीकेंड पे जाके बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं या जिम कर सकते हैं या एक दिन एक्सरसाइज करने से करने से कुछ होगा, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इन लोगों को हम वीकेंड वॉरियर्स बोलते हैं। तो एक दिन में एक्सरसाइज एक हफ्ते में करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उससे आपकी जो जॉइंट है ना, उसमें आर्थराइटिस होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोई भी जॉइंट पेन हो रहा है तो इसका मतलब वो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो वो एक्सरसाइज करने की वजह से हुआ, वो इंजरी करने की वजह से हुआ। तो अगर कोई भी एक्सरसाइज करने से आपको पेन हो रहा है बोन्स में, बैक में, जॉइंट्स में, इट इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट आपकी बोन्स वीक है। आपकी बोन्स वीक है, और आप जो बोन्स वीक होने के बाद जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उससे पेन हो रहा है, तो वो डैमेज कर रहा है, एडवर्सली डैमेज कर रहा है, तो उससे आपके आर्थराइटिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा उस कॉस्ट में हमें अवॉइड करना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज को। और अगर हम जा रहे हैं तो हमें ये अवेयर हो जाना चाहिए कि हमें पेन हुआ है, कि भाई हमारी हेल्थ का जो लेवल है वो कितना अच्छा है या खराब है, एंड मस्ट टेक प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रिकॉशंस एंड एडवाइस विद द डॉक्टर। एग्जैक्टली। बोन वीक जैसा आपने कहा कि होने लगे तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। एक बार हमें ये जरूर बताइए कि हम कैसे समझे हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, वो बोन लॉस की तरफ बढ़ रही है, हमारे शरीर के कुछ ऐसे बदलाव, संकेत या लक्षण जो हमें इस चीज की तरफ इशारा कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको इसी चीज से समझ लेना चाहिए कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसा है। नंबर 1, अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, उसमें एक्सरसाइज नहीं है, तो मतलब आपका हड्डियां कमजोर होनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका डाइट का असेसमेंट होना चाहिए, कि आपको डाइट में देखना चाहिए कि आपकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, स्पेसिफिकली प्रोटीन्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपकी हड्डियों का कमजोर होना लाजमी है। तीसरी बात यह है कि अगर मान लिया आपको एक हल्की सी एक्सरसाइज की आपने, से 1 किलोमीटर वॉक किया, आप यू आर टायर्ड, आपका बोन्स दुखने लगा, तो इट मीन्स योर बोन्स वीक है। आपको बैक पेन हो रहा है, आपको कुछ जॉइंट पेन भी हो रहा है, चलने से हो जाता है, मीन्स आपकी हड्डियां वीक है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको फ्रैक्चर हो गया, गिरने से फ्रैक्चर हो गया, रिस्ट फ्रैक्चर, कहीं भी फ्रैक्चर, तो ये श्योर शॉर्ट डायग्नोसिस है कि आपकी हड्डियां कमजोर हैं। जब तक कि कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं था, है ना, हल्के से गिरे, स्लिप करे और फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हुआ, श्योर शॉर्ट, आजकल बहुत होता है, स्प्रेन हो गया, छोटा सा फ्रैक्चर हो गया, सो मीन्स ये श्योर शॉर्ट डायग्नोसिस इज that you are suffering with some kind of bone weakness or osteoporosis. Okay, तो ये सारे हम लक्षण जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं, क्योंकि आजकल हेल्थ पैकेजेस का भी ट्रेंड चल रहा है कि हर साल एक एनुअल बॉडी हेल्थ चेकअप कराए, लेकिन मैंने मेजरली देखा है उसमें बोन रिलेटेड कोई ऐसे हेल्थ चेकअप्स नहीं होते हैं, क्योंकि लोग ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट सबके लिए है। बोन के लिए कोई ऐसा ब्लड टेस्ट है या टेस्ट है जिससे डिटेक्ट करके पता किया जा सकता है कि हमारी हड्डियों की हेल्थ कैसी है? बिल्कुल है, और बोन हेल्थ भी पैकेज भी आते हैं आजकल, जैसे ब्लड टेस्ट में। और इसमें जो मेजर टेस्ट है, अपार्ट फ्रॉम द जनरल मेडिकल टेस्ट, सीरम कैल्शियम,
serum alkaline phosphatase, serum vitamin D3, kidney function test, thyroid profile, T3, T4, TSH, and parathermone levels. Okay. And after the menopause, of course, the other hormone levels also. So ये सारे टेस्ट हैं जो कि ब्लड से ये इंडिकेट कर सकते हैं कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं या वीक होने लगेंगी अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो। इसमें आपने जो टेस्ट कहा कैल्शियम और विटामिन डी, हम सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में विटामिन डी की कमी से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। सनलाइट है उसके बावजूद भी, जिस तरीके का हमारा काम हो गया है कि इंडोर्स में हम ज़्यादातर काम करते हैं, सनलाइट के एक्सपोजर नहीं मिल पाता है और बोला जाता है कि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा, दोनों इंटर रिलेटेड है। क्या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से बहुत ज्यादा हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है और टेस्ट में हम क्या पैरामीटर्स देखें जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ कमी तो है? देखिए, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होंगी ही होंगी। दिस इज ए वेल नोन फैक्ट, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी ही। कैल्शियम लेवल बाई एंड लार्ज ब्लड के अंदर नॉर्मली मेंटेन रहता है, राइट। चाहे आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम है लेकिन हम टेस्ट करते हैं ब्लड का कैल्शियम तो वो नॉर्मली ही होता है जब तक कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना हो, कोई लिवर प्रॉब्लम नहीं है, कोई किडनी का इश्यू नहीं है, कोई हार्मोनल इश्यू नहीं है, तो कैल्शियम लेवल नॉर्मली रहता है। तो कैल्शियम लेवल से हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि हमारी हड्डियां कमजोर है। ऑफ कोर्स यदि विटामिन D3 कम है, विटामिन D3 बॉडी का मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस ऐसा है कि आपकी बोन का कैल्शियम ब्लड में आ ही जाएगा, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम इज सिर्फ बोन्स के लिए नहीं है, कैल्शियम हार्ट के लिए भी जरूरत होती है, कैल्शियम ब्रेन्स के लिए भी जरूरत है, जहां उनकी ज्यादा जरूरत होती है तो वो ब्लड में तो मेंटेन रहता है। तो वो तभी होता है जब कोई हार्मोनल इश्यूज होते हैं। लेकिन विटामिन डी की अगर कमी है तो विटामिन डी की कमी मीन्स बोन में उसका कैल्शियम का पूरा एसिमिलेशन नहीं हो पाएगा तो बोन वीक हो जाएंगी। इसी तरह से अगर कोई हार्मोनल इश्यूज है उसमें से भी वीक हो जाएंगी। तो विटामिन D3 का लेवल इज मोर इम्पोर्टेंट कि बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए। ठीक, तो अगर जैसे विटामिन डी का हमें सोर्स समझना हो कि कैसे मिलेंगे हमारे शरीर को विटामिन डी सो दैट हड्डियां मजबूत रहें। देखिए, विटामिन डी का जो सोर्स है इंडिया में तो प्लेंटी में है, सनलाइट प्लेंटी में है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं फॉर रीजंस वेल नोन, ठीक है, क्योंकि हम धूप से बचना चाहते हैं, टैन हो जाएंगे बचना चाहते हैं। तो अगर हम धूप 5-10-15 मिनट का धूप अर्ली मॉर्निंग का रोज ले लें तो हमारी विटामिन डी की पूर्ति कर सकता है। बट फॉर सम रीजंस, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल है या वर्किंग है या कुछ है, वो नहीं हो पाता है। उसके लिए पूरी बॉडी का एक्सपोजर भी जरूरी होता है। सनलाइट मीन्स बॉडी का एक्सपोजर भी जरूरत होता है एंड हमारी ट्रेडिशंस को देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, विटामिन D3 का जो सोर्स है, जो हमारी डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, विच इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। देन कम्स एग्स, अंडे, फिश, मिनरल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें बहुत होता है। और उसके बाद में जो रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम और विटामिन डी का, वो तो ऑफ कोर्स टैबलेट्स ही हैं, कैल्शियम टैबलेट्स हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स हैं, विच आर इजीली अवेलेबल। आई विल से रिचेस्ट सोर्स इज दैट ओनली। ठीक है, ओके। सनलाइट में जैसे लोगों को डर इस बात का लगता है कि टैन ना हो जाए, कहीं बाहर निकलेंगे तो सनस्क्रीन लगा के निकलेंगे, हर 2-3 घंटे पे ही अप्लाई भी करना है सनस्क्रीन सो दैट वो भी टैनिंग ना हो, फिर कैसे मिलेगा सनलाइट डॉक्टर? बिल्कुल नहीं मिलेगा मैंने तो पहले ही कहा, क्योंकि हमारी वो सारी चीज देखते हुए ना, वी आर सो अफ्रेड ऑफ सनलाइट, और कपड़े भी फुल पहन के निकलने, पूरा कवर्ड होना चाहिए, है ना, एंड वी आर स्केयर्ड ऑफ टैनिंग आल्सो, वी आर स्केयर्ड ऑफ टैनिंग आल्सो। सो उसे तो हमें भूल ही जाना चाहिए कि सनलाइट से विटामिन डी हमें मिलने वाला है। रिसेंटली आई वेंट टू अ ट्रिप जहाँ पर मैंने देखा था कि जो फॉरेनर्स हैं वो आकर के बढ़िया एकदम बीच पर लेटे हुए हैं और सनलाइट ले रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है टैनिंग का कि वो टैन होंगे या नहीं। अब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि उनके कंट्री में तो सन आता नहीं है ज्यादा टाइम तक, ठंडी ही रहती है, तो वो सन लेने के लिए इंडिया आ रहे हैं और इंडिया के लोग सन से ही बच रहे हैं, तो फिर ये कैसे चलेगा? कमी तो होगी। बिल्कुल सही कहा, टैनिंग के लिए ही आते हैं वो लोग, एंड दी होल डे with naked kind of this thing, they keep on lying on the beaches exactly, so they come to
take the advantage of sunlight. सनलाइट And we Indians are always scared of sunlight. हम तो हमेशा धूप से बचते ही हैं. We are happier if there is no sun. नो सन, हाँ, कि धूप ना लगे बस चेहरे पर, ठीक है. एंड सेम विद कैल्शियम, जो आपने कहा कि फूड सोर्सेज है, तो आपने कहा डेयरी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. मिल्क को लेकर के भी आजकल आपने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंट की दूध नहीं पीना है, एक उम्र के बाद दूध पीना बंद कर देना चाहिए. ये जो इतनी सारी चीजें चल रही है दूध के अराउंड में, आप तक पहुंची है ये चीजें? देखिए, ऐसा मिल्क का लैक्टोज इंटॉलरेंस तो एक अलग ही इश्यू हो गया ना. वो तो एलर्जिक, यू कैन बी एलर्जिक टू एनीथिंग, राइट, दैट इज डिफरेंट. बट जो मिल्क का क्वालिटी हमारे कंट्री में है ना, अवेलेबल है, वो भी दैट इज डाउटफुल कि मिल्क के अंदर क्या मिक्स किया जा रहा है, क्या चीज मिलाई जा रही है. सो मिल्क से लोगों का विश्वास उतना नहीं है. बिल्कुल मिल्क पे विश्वास नहीं है. तो मिल्क अदरवाइज इफ यू कंसिडर इट ए प्योर मिल्क, इट इज वेरी बेनिफिशियल. मिलता कहाँ है लेकिन हाँ, मिलना वो तो एक इश्यू है. सेम विद एग्स भी. एंड अभी हाल ही में नहीं, एग्स तो वो आई थिंक वो सब rumor mongering है. Okay. Eggs are natural. They can't be artificially produced like that. Okay. Right? And eggs are I will suggest eggs are the best source. Best source of and the cheapest source. हाँ. देखिए, good quality of milk you will take for very this thing. Whatever rate we hear 60-70 rupees per liter. I think it is not justified. It is not justified. You can't have pure milk for that cost. मतलब 60-70 रुपए लीटर में आपको वो पॉसिबल नहीं है. राइट. तो लेकिन वही है कि लोग सस्ता लेने के चक्कर में फिर वही कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं. नहीं, कुछ हमारा कुछ इस तरीके का इश्यूज हैं कि हम मिल्क का रेट नहीं बढ़ा रहे हैं. देखिए, आपसे 25 साल पहले देखिए, एवरीथिंग हैज गॉन हेवायर, द प्राइसिंग हैज गॉन, बट मिल्क इज ऑलमोस्ट द सेम. मिल्क इज आल्सो milk at some point of time was a rare commodity, say 30 years back. 30 years, it was very expensive. Okay. Not the ordinary people could afford to drink milk. But आज की डेट में तो you can just take bath with milk. Anybody can take. Yes. So milk का जो quality, जो rate has not increased. And milk का production is much less as compared to the consumption. As compared to the consumption. तो इसलिए उन लोगों ने फिर क्वालिटी वैसे कर दी. So quality is of course is doubtful. It's compromised. ठीक है. तो इसमें जैसे हम लोगों ने ये जो फूड सोर्सेज की बात की, एक बार हमें ये चीज़ ज़रूर बता दीजिए कि अगर कोई चाहता है कि उनकी हड्डियाँ स्ट्रांग हो, तो कुछ ऐसे खाने की चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और कुछ ऐसी चीज़ें जो निकाल दें, सो दैट आगे चल करके उनको बोन रिलेटेड इश्यूज ना हो. देखिए, कैल्शियम बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए milk products though of course is one reason, one product, right? So of course we can't say that it should be pure milk and milk products. Number 2 is the eggs. Eggs are the cheapest and the richest source. Fish, leafy green vegetables, and then comes the of course the calcium and vitamin D3 जो हमारी टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स. हमारे इंडिया में ना एक और प्रॉब्लम है, सप्लीमेंट्स लेने से भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं. आपने जैसे कहा कि रिचेस्ट सोर्स आपके हिसाब से विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, नहीं लेते लोग ज़्यादातर. आप हमें कुछ ऐसा मार्कर बता सकते हैं कि अगर हमें डाइट के ज़रिए सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो किस उम्र के बाद हमें सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देने चाहिए? क्या सही तरीका है लेने का? किन लोगों को ज़रूरत है सप्लीमेंट्स लेने की? वरना ऐसा ना हो कि लोग सारे देख करके लेना शुरू कर दे. तो प्लीज़ देखिए, कैल्शियम का जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉर एवरी पर्सन, वेदर यंग और ओल्ड, है ना, सबके लिए जरूरी होता है. वो अगर आप डाइट से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. ऑफ कोर्स बेस्ट तो डाइट से ही लेने से होता है. लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप किसी भी एज में वो सप्लीमेंट ले सकते हैं टैबलेट फॉर्म में. 1 ग्राम 1 ग्राम ओके, है ना. 500 यूजुअली अगर आपका डाइट अच्छा है तो 500 मिलीग्राम उससे आ जाता है. 500 मिलीग्राम आ जाता है. थोड़ा सा और आप केयरफुल रहते हैं तो 1 ग्राम भी आ जाता है. बट इन केस यू थिंक कि नहीं आ रहा है तो 1 ग्राम होना चाहिए. तो 500 ग्राम. इसी के साथ साथ जैसे विटामिन D3 है, विटामिन D3 का जो वो है 1000 है ना पर डे होना चाहिए. 1000 पर डे होना चाहिए. लेकिन अगर डेफिशिएंसी होती है तो देन 60,000 का
टैबलेट फॉर्म में आता है, वो आपको वीकली लेना होता है। वो उसका एज से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी एज ले है। सकता है। क्योंकि कैल्शियम बोन हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि ये एल्डरली लोगों का प्रॉब्लम है, फीमेल्स का मेनोपॉज के बाद का प्रॉब्लम है, ऐसे ही ये यंगर जनरेशन का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रीजंस वेल नोन। सो वो सभी के लिए लेना जरूरी होता है। आप उसकी पूर्ति अगर आप अवेयर हैं तो डाइट से कीजिए, अगर डाइट से किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है। हाँ। देखिए प्रोटीन बहुत कम होता है नेचुरल डाइट में। ठीक, आज मैंने एक पेशेंट देखा, बच्चा मेरठ से आए थे, वो उनका कीजिए स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता समबडी, और उसका डिस्क का रप्चर हो गया, डिस्क का रप्चर हो गया। मैंने कि आपने इसको कीजिए, हम इसे मतलब वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट्स बनाना पर्सन बनाना चाहते हैं। मैंने कि वो तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आपका बच्चे का एज 15 ईयर्स है, उसका वेट इज अप्रोक्सीमेटली 82 kgs। 15 इयर्स के एज में 82 kgs, यस। मैंने कि प्रोटीन्स में क्या लेते हो, अंडे खाते हो, डोंट टेक एग्स। नॉन वेज खाते हो, नहीं जी हम तो प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है, प्योर वेजिटेरियन है, एग्स भी नहीं खाते। और कोई प्रोटीन्स का कुछ लेते हो, मिल्क कितना लेते हो कि अरे डॉक्टर साहब मिल्क तो ये लेते ही नहीं है। तो आप बताइए कि प्रोटीन्स का तो सप्लीमेंटेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है। जबकि अगर आपका 84 kg वेट है तो आपका प्रोटीन की जो सप्लीमेंट है कम से कम 80 ग्राम्स होना चाहिए। और 80 ग्राम्स प्रोटीन आपको कम से कम, आप समझिए अगर अंडे भी खाने हैं तो कम को 10 एग्स लेने पड़ेंगे, इतना प्रोटीन्स का वो है। तो हमारी जो डाइट में, जो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन्स का कंटेंट काफी कम होता है। पहले क्योंकि मिल्क की क्वालिटी अच्छी थी तो मिल्क से वो पूरा हो जाता था, हाँ। उसकी पूर्ति हो जाती थी। आज की डेट में इसलिए एग्स लेना बहुत जरूरी है, एग्स लेना। नहीं तो फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट आते हैं, तो सप्लीमेंट किसी ना किसी फॉर्म में आपको प्रोटीन्स के लेने पड़ेंगे। ठीक है। कैल्शियम और विटामिन डी के बाद आपने जैसे प्रोटीन की बात कही, तो मैग्नीशियम की भी बात होती है। तो क्या प्रोटीन और मैग्नीशियम भी हमारे बोन हेल्थ के लिए उतने ही जरूरी है? देखिए मैग्नीशियम यूजुअली हमारी डाइट से पूर्ति हो जाती है। मैग्नीशियम की यूजुअली डाइट से पूर्ति हो जाती है। आजकल ये मैग्नीशियम के सप्लीमेंट और ये और जो जिस तरह से चला रखा है, मुझे लगता है वो उतना उचित नहीं है। ठीक है, उसे मार्केट किया जा रहा है। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो ये मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाती है। और जो नॉर्मल सप्लीमेंट है, उसमें इतना अमाउंट होता है मैग्नीशियम का कि आपको एक्स्ट्रा मैग्नीशियम लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम इज एज इंपॉर्टेंट एज कैल्शियम एंड विटामिन D3 एंड प्रोटीन्स, है ना, 3। मैग्नीशियम का रोल मेटाबॉलिज्म में होता है, बोन्स के मेटाबॉलिज्म में होता है, और मसल फंक्शंस में होता है। मसल फंक्शंस, तो दिस एंटायर सिस्टम इज मस्कुलोस्केलेटल, माने बोन और मसल्स दोनों एक साथ ही काम करेंगे। आपकी मसल स्ट्रांग होंगी तो बोन भी स्ट्रांग होंगी, बोन स्ट्रांग होंगी मसल भी स्ट्रांग होंगी, वीक होंगी दोनों वीक होंगी। ठीक है। इसमें जैसे ये चारों पर हमने जो बात की, कैल्शियम, विटामिन D3, प्रोटीन और मैग्नीशियम, आपने जैसे बताया कि ये चारों कितने ज़रूरी है हमारी बोन हेल्थ के लिए। आज के समय में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कि सेंट्रल ओबेसिटी मेन में देखी जा रही है कि तोन निकला रह रहे हैं, महिलाओं में भी शोल्डर फैट, थाइस फैट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इंडिया में ऐसा है कि हट्टे कट्टे हेल्दी दिखते हैं, थोड़े से भरे हैं, मतलब है ना कि खाते पीते घर के हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ चलो ये अच्छा है। पतले लोगों को बड़े बोलते हैं कि अरे कुछ खाती नहीं हूँ, अरे कुछ खाता नहीं है, इतना पतला दुबला है। ऐसा जो ओबेसिटी है, ओबीज लोग हैं, ऑब्वियसली शरीर पर भार भी ज्यादा पड़ रहा है, और सेम उनकी हड्डियों पर, जॉइंट्स पर भी ज्यादा भार पड़ रहा है। तो जो ओबीज लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो हट्टे कट्टे या खाते पीते घर के हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज या एडवाइस? देखिए ओबेसिटी तो एक अभिशाप है। देखिए ओबेसिटी इज नेवर बेनिफिशियल। एक टाइम पे जब लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, काफी टाइम पहले, वो बिल्कुल सूखे हुए होते थे, तो ऑफ कोर्स मेल न्यूट्रिशन होता था, तो वो तो इट वाज नॉट गुड फॉर गुड हेल्थ। लेकिन सेम वे ओबेसिटी इज ऑल्सो कम्स इनटू दैट कैटेगरी कि आप खा तो रहे हैं पर अच्छा नहीं खा रहे हैं। कुछ भी खा रहे हैं आप, जंक फूड खा लिया, एरिएटेड ड्रिंक्स पी लिए, बच्चे 10-15 साल के बच्चे 90 kgs के हो गए, जंक फूड और ये सारे फास्ट फूड और ये एरिएटेड ड्रिंक्स पी के, तो वो कोई अच्छा तो है नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ओबेसिटी तो किसी भी हाल में, किसी भी एज में बेनिफिशियल नहीं है।
ये तो आपकी पूरी बॉडी को, बोन एंड जॉइंट्स ऑल्सो, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट, सबको ही इफेक्ट करेगा। ठीक है। एंड ये आपका ओबेसिटी होती इसलिए है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी बोन्स में ताकत नहीं है चलने के लिए, आपका डाइटरी सप्लीमेंट्स प्रॉपर नहीं है, इसीलिए होती है। और फिर ये विशियस साइकिल बन जाती है। ये विशियस साइकिल बन जाती है कि पहले उस वजह से हुआ और अब आप कर नहीं पाएंगे वेट की वजह से। अब वेट माने अगर आपका 5 kg वेट एक्स्ट्रा है तो आप मान के चलिए कि बोन जॉइंट्स के ऊपर 4 times वेट जाता है मिनिमम, 4 to 5 times। यस, अगर आपका 10 kg वेट है तो वो 50 kg वेट जॉइंट्स के ऊपर पड़ेगा 4 to 5 times। तो इसलिए ये इतना काउंटर प्रोडक्टिव है कि वो फिर आपको चलने काम ही नहीं करने देता कुछ। अच्छा, लोग सोचते ही नहीं है कि कैसे कर पाए, क्योंकि वो पेन होना शुरू हो जाता है। और किसी भी तरीके से अगर आप बॉडी का वेट 5 kg कम कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि जॉइंट के ऊपर पड़ने वाला जो वेट है वो इतना कम हो जाता है कि आपको रिलीफ आ जाता है जॉइंट पेन्स में। किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या यंग एज में है या एल्डरली एज में, आप 5 किलो वजन कम कर दीजिए, आपको लगेगा अरे मैं तो ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से होता है। तो 5 किलो वजन ही कम होने से 20 kg वेट हो गया, 5 किलो वजन कम करिए, एकदम वेट जॉइंट पेन कम हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उसमें डाइट पर फोकस किया है। अभी हमने जैसे ओबेसिटी की बात की, आपने कहा वजन कम करे। हम चाहते हैं डॉक्टर कि एक बार ये जरूर बता दीजिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज हमारे बोन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और कई बार लोगों को लगता है जो कि एरोबिक एक्सरसाइज है, वॉकिंग, स्विमिंग, ये भी हमारे लिए अच्छा है, तो लोग स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो कौन से सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करें जिससे हमारी हड्डियों की हेल्थ सही सलामत रहे और आगे चल करके बोन लॉस जैसे दिक्कत ना हो? देखिए, वॉकिंग और स्विमिंग आर द सेफेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर एनी एज, फॉर एनी वेट, द सेफेस्ट एक्सरसाइजेस। बट खाली वॉकिंग से भी काम नहीं बनता है। वॉकिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए, which will keep your bones stronger and muscles stronger also। मसल्स का स्ट्रेंथ भी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस भी होना चाहिए, बैलेंसिंग। सो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ मेंटेनिंग एक्सरसाइजेस एंड योगा, है ना, योगा फॉर बैलेंस एक्सरसाइजेस, इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सो ऑल थ्री एक्सरसाइजेस आर गुड टू मेंटेन गुड बोन हेल्थ, वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड योगा, तीनों परफेक्ट। तो आई थिंक हम लोगों ने जो अब तक बातचीत की इस सेशन में वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कॉन्वर्सेशन कि मेजरली लोगों के जो सवाल होते हैं और जिस लूप में वो फंसे हुए हैं कि सो कॉल्ड हेल्दी चीज़ों को वो अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी समझ करके खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी बोन हेल्थ पर कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आपने सच में बहुत ही आसान भाषा में हमारी ऑडियंस के लिए इन सभी चीज़ों को बताया, समझाया डॉक्टर। हम चाहते हैं बस जाते जाते एक बार हमारी ऑडियंस को आप एक फाइनल गो टू होम मैसेज की तरह कुछ टिप्स या एडवाइस जरूर दे दे कि लंबे समय तक चाहते हैं कि बोन हेल्थ अपनी स्ट्रांग रखे, तो हड्डी की डॉक्टर क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एंड मेरी सलाह अपने ऑडियंस को यही है कि बोन्स, बाकी हेल्थ को मेंटेन करने के साथ साथ बोन हेल्थ का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और उसको करने के लिए आपका जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंट्री नहीं होना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, अपने पोस्चर्स को मेंटेन करके रखें, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ दिस कैल्शियम, विटामिन D3, प्रोटीन, मैग्नीशियम इंटेक होना चाहिए टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो लाइफ है वो पेन फ्री नहीं होगा, फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। और आप समझ सकते हैं फ्रैक्चर होने के बाद में कितना परेशानी फ्रॉम ऑल एंगल्स होता है। तो उसे बचाने के लिए बोन हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी हेल्थ टॉपिक्स और पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।